ओके, आज हम टाइप ऑफ लेज़र सीरीज़ में सेकंड टाइप को स्टडी करते हैं जो कि गैस लेज़र है। इससे पहले हम लोगों ने थारोली सॉलिड स्टेट लेज़र को स्टडी किया जिसमें डिफरेंट सॉलिड स्टेट लेज़र को आपने देखा। सॉलिड स्टेट लेज़र और गैस लेज़र में कुछ बुनियादी डिफरेंसेस हैं और वो ये है कि सॉलिड स्टेट लेज़र में हम जो लेज़र एक्शन लेते हैं वो डिफरेंट एनर्जी बैंड से लिया जाता है। यानी एटम्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बैंड से दूसरे बैंड तक एक्साइट करते हैं। जब वो डी एक्साइट होकर वापस आते हैं तो आपको आउटपुट में डिफरेंट बैंड ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मिलती हैं एज ए आउटपुट स्पेक्ट्रम में या लेज़र एमिशन स्पेक्ट्रम में, या आपकी जो गेन प्रोफाइल है वो मल्टी वेवलेंथ पे कंसिस्ट करती है। एक्सेप्शनली रूबी लेज़र या एनडीआर लेज़र जो है उसमें से आपको एक फिक्स वेवलेंथ वाली लाइट आउटपुट के तौर पे मिलेगी। लेकिन गैस लेज़र में जो एनर्जी लेवल्स हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं लेजिंग एक्शन में। यानी यहाँ पहला डिफरेंस तो ये हुआ, एनर्जी बैंड एनालिसिस नहीं होगा बल्कि सिंगल एनर्जी लेवल पार्टिसिपेट करेंगे लेजिंग एक्शन में, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि सॉलिड स्टेट लेज़र में हम जब पंपिंग करते थे तो ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस को प्रेफर किया गया है। गैस लेज़र में ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस की बजाय हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को प्रेफर करेंगे। वो मैं डिटेल में बताऊंगा, पहले भी हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में क्या होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि गैस लेज़र जो है ये तीन तरह से हमारे सामने आएगी। न्यूट्रल गैस एटम जो लेज़र एक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सेकेंड टाइप में आयनिक गैसेस यानी वो गैसेस जो ऑलरेडी आयोनाइज फॉर्म में हैं उसे हम कहेंगे आयनिक लेज़र, और थर्ड वन वो गैसेस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हैं तो मॉलिक्यूलर लेज़र भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं CO2 या आपके पास इसी तरह CH4 है, NH3 है, ये तमाम की तमाम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये गैसें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर सिंगल हीलियम है, नियॉन है या आपके पास आर्गन है, नोबल गैसेस जो हैं वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में है तो वो कैटेगरी डिफरेंट होगी। दोनों का थोड़ा सा ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट है। अब गैस लेज़र जो है ये लो पावर गैस लेज़र जो कॉलेज लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, जैसे मोस्ट फेमिलियर गैस लेज़र है हीलियम नियॉन गैस लेज़र, इससे लेके हाई पावर गैस लेज़र जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी गैसेस में हम लो पावर गैसेस से लेज़र एक्शन अचीव कर सकते हैं और उसको अपनी कॉलेज लेबॉर्ट्री या आम तौर पे जो सेपरेटिक वेरियस एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनमें यूटिलाइज़ की जा सकती है। और इंडस्ट्रियल में ड्रिलिंग कटिंग के लिए जो लेज़र यूज़ होता है हाई पावर लेज़र कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेज़र, तो हम देखेंगे कि ये लो पावर से हाई पावर किन मैकेनिज़्म या किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे हुआ है। अब आते हैं हम कि गैसेस में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बैंड एनालिसिस नहीं है, नैरो एनर्जी बैंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो गैसेस में लेज़र एक्शन कैसे अचीव करेंगे। तो याद रख लें इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा सॉलिड स्टेट लेज़र में। सॉलिड स्टेट लेज़र को मैं साथ लेके इसलिए चल रहा हूँ कि दोनों को समझना आसान है। सॉलिड स्टेट लेज़र में हमारा सबसे मेन मटेरियल क्या होता था, हम एक क्रिस्टल होस्ट लेते थे, उस क्रिस्टल होस्ट के अंदर हम डॉपिंग करते थे। वो जो डॉपिंग मटेरियल होता था वो एक्टिव सेंटर यानी उससे लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती थी, और वो आयन थे, नोडेमियम आयन थे, पोटाशियम आयन थे, क्रोमियम आयन थे, वो आप लोगों ने हमने देखे हैं। यहाँ पर ये होगा कि क्रिस्टल रॉड की बजाय आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, लेज़र ट्यूब भी इसे कहते हैं। ये आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आप सिंगल या कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ करेंगे एक फिक्स परसेंटेज से। जैसे आप अपने जहन में रख लें जो ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ी हुई है हीलियम नियॉन गैस। ये जो दो गैसेस होंगी इनमें एक गैस का काम होगा पंपिंग के प्रोसेस को अचीव करना, और दूसरी गैस जो है एक्टिव सेंटर के तौर पे होगी लेजिंग, और इनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। किसी की 15 to 20% है और दूसरी 75 to 80% गैस है। वो मैं जब हम 1 by 1 स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि सबसे पहले हमने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर कम्बिनेशन ऑफ गैसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया।
अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स एंड पॉइंट पे लिए जाएंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के अलांग आपने हाई पोटेंशियल सोर्स को यूटिलाइज करना है, यानी बैटरी अटैच करनी है, पावर सप्लाई अटैच करनी है। तो जब हम याद रख लो गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करती हैं तो गैसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमेना टेक प्लेस हो जाता है। इट वुड मीन दैट गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज एयर एंड ऑल अदर सेवरल गैसेस एक्ट एज एन इंसुलेटिंग बिहेवियर एट नॉर्मल STP कंडीशन, यानी नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस का बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन जब आप गैसेस को कंडक्टिंग स्टेट में कन्वर्ट करना चाहती हैं कि वो करंट को कंडक्ट करें, तो आपको हाई वोल्टेज और लो प्रेशर इनसाइड द गैस अप्लाई करना पड़ता है। तो जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो गैसेस क्या हो जाती हैं, उनमें अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मुराद ये उनमें से करंट पास करती हैं, वो आयोनाइज हो जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मुख्तसरन कहानी ये है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा, करंट फ्लो कर रही है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब में, किसी गैस एटम के साथ कोलिजन करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि आपने उसको पोटेंशियल दिया हुआ है। लेट्स सपोज उसको आपने पोटेंशियल दिया हुआ है 1 kV 1000 वोल्ट का, तो इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 kV पोटेंशियल है तो एनर्जी क्या बन जाएगी, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो बड़ी फेमस इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV0। Q चार्ज हो गया, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो E आ जाएगा, और जितना पोटेंशियल आपने दिया है, अगर 10 kV पोटेंशियल दिया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 kV का दिया है तो 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस के एटम्स हैं उनके साथ कोलिजन करेगा, और कोलिजन के तहत उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। बात को समझे ज़रा। ये जो एक्साइटेड एटम्स हैं, ये जो एक्साइटेशन का प्रोसेस हुआ है, ड्यूरिंग एक्साइटेशन प्रोसेस ये जो एक्साइटेड एटम्स हैं ये कोलिजन करके अपनी एनर्जी दूसरी गैस एटम्स को दे देंगे जो दो कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है। तो उसके एटम्स भी क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो हमने ये पहले से प्री रिक्विजिट चूज़ किया हुआ है कि जब आप कॉम्बिनेशन गैसेस का डिस्चार्ज ट्यूब में डालेंगे तो आपने कम से कम एक गैस ऐसी लेनी है जिसके एनर्जी लेवल में मेटास्टेबल स्टेट मौजूद हो। ये नहीं है कि कोई सी दो गैसें उठाई और डिस्चार्ज ट्यूब में डाल दी और आपका डिज़ायर पर्पस फुलफिल हो जाएगा। आपने प्री रिक्विजिट जैसे सॉलिड स्टेट में देखा है कि आपने देखा होगा कि तमाम क्रिस्टल प्रेफर नहीं किए गए थे। जो एक्टिव सेंटर हमने लिया है वो ख़ास स्पेसिफिक आइंस थे, क्रोमियम आइन, ओडियम आइन, इस तरह के, वो आपको लेज़र एक्शन दे रहे थे। वरना तो ये कायनात भरी हुई है सॉलिड मटेरियल से, कोई भी उठाएं और वो लेज़र एक्शन दे देना। तो गैसेस में भी जब कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, हमने ऐसी गैस को यूज़ करना है कि जिसकी ग्राउंड स्टेट और हायर एक्साइटेड टर्मिनल लेवल के इन बिटवीन कोई ना कोई मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती हो, जहाँ से पॉपुलेशन इन्वर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हो सके और आपको आउटपुट के तौर पे गेन प्रोफाइल या लेज़र आउटपुट एज ए एमिशन स्पेक्ट्रम के तौर पे मिल सके। क्लियर होगी बात ये। तो पहले इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन के तहत एक गैस के एटम्स को ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में ले गया, फिर वो एक्साइटेड एटम कोलिजन के तहत दूसरी गैस के एटम्स को क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। जब वो गैस स्पॉन्टेनियस एमिशन के तहत डी एक्साइट होके मेटास्टेबल स्टेट में आएगी तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस मिलेगा और एज ए रिजल्ट आपको आउटपुट बीम मिलेगा। अब ये जो आउटपुट बीम मिला है ये फिर सॉलिड स्टेट लेज़र से थोड़ा डिफरेंस होगा। ये क्योंकि गैसेस में नैरो बैंड होती हैं, वेल डिफाइंड और नैरो बैंड होती हैं, इसमें ब्रॉड बैंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि ब्रॉड बैंड कहाँ एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर आपको फाइन स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, शार्प स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। सॉलिड स्टेट में फ्यू स्पेक्ट्रल लाइन ओवरलैप की हुई थी, डिफ्यूज़ की हुई थी, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है। एक जगह पर है मॉलिक्यूलर गैस में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आपको बैंड मिल सकता है, लेकिन जो न्यूट्रल गैस एटम्स जहाँ पर आपने लेज़र एक्शन में डाले हैं आपको फाइन स्पेक्ट्रल लाइन आउटपुट बीम के तौर पे मिलेगी। ये भी डिफरेंस आ गया।
अब हम आते हैं कि ये जो गैस लेज़र में 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज है एटॉमिक गैस लेज़र्स, यानी न्यूट्रल गैस लेज़र्स, वो गैस लेज़र जिसमें गैसेस के एटम न्यूट्रल स्टेट में होंगे, आयोनाइज नहीं होंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी नहीं होंगे। इस बात को समझें। द मोस्ट फेमिलियर न्यूट्रल गैस लेज़र विच एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म इज हीलियम नियॉन। देखिए मॉलिक्यूल के ही नहीं बना हुए हैं। हीलियम सेपरेट एटॉमिक फॉर्म में है, इसी तरह दूसरी नियॉन फॉर्म में, नियॉन सेपरेट एटॉमिक फॉर्म में है। तो इसमें एक जो है वो एज ए पंपिंग का काम करेगी और दूसरी एज ए लेजिंग एक्शन का काम करेगी। ये जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके सामने सारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ एक्टिव सेंटर क्या हो गया, कोई इन कम्बिनेशन में से कोई एक, अमूमन नियॉन जो है वो एज एन एक्टिव सेंटर के तौर पे काम करती हैं और ये नोबल गैसेज हैं। इसके अलावा अदर कम्बिनेशन जो न्यूट्रल गैस एटम के तौर पे यूटिलाइज होता है लेज़र एक्शन में, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। आप ये देखें तमाम गैसेस के लिए तमाम गैसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। अब हमने क्यों ये यूज़ किए कि ये साइंटिस्ट ने प्री रिक्विजिटली देख लिया कि इन सब के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेट मौजूद है जिसका लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से 10,000 टाइम ग्रेटर है, 10⁻³ to -4 सेकेंड है या इवन -2 सेकेंड है। ये चीज़ होगी। अब इनको ये एक्टिव सेंटर के तौर पे यूटिलाइज होंगी, यानी कम्बिनेशन ऑफ गैसेस में ये जो नोबल गैसेस मैंने बताई हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इससे लेज़र लाइट इमिट होगी, इससे लेज़र एक्शन आप अचीव करेंगे। तो इसके साथ हम जो दूसरी गैस का कम्बिनेशन अडॉप्ट करेंगे उसका काम क्या होगा, वो पंपिंग के तौर पे काम करेंगी। देखें, दे आर करेक्टराइज्ड बाय मिक्सिंग एक्टिव गैस विद अदर गैसेस विच इंक्रीज द एक्साइटेशन एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। यानी इन गैसेस के साथ जो दूसरा कम्बिनेशन लिया जाएगा गैसेस का, उनका मकसद क्या होगा, एक्साइटेशन करवाना, यानी एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना। तो मुख्तसरन इस सारी कहानी को यूँ समझे कि दूसरी गैस का पर्पस क्या होगा, पंपिंग। क्लियर होगी बात, ये पंपिंग के तौर पे यूटिलाइज होगी। अब सेकंड कैटेगरी आती है आयनिक लेजर्स। आयनिक लेजर से मुराद सिंपल है कि वो गैसेस जो आयोनाइज फॉर्म में हों। जिस आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में क्रोमियम आयन और नोडीमियम आयन्स एक फिक्स परसेंटेज से डाले थे, तो जिनकी नंबर डेंसिटी 3 × 10⁻25 आयन पर क्यूबिक मीटर तक अवेलेबल हुई। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं कि ये जो आयनाफाइड गैसेस हैं, आयोनाइज गैसेस हैं, ये कौन सी गैसेस हो सकती हैं जो लेज़र एक्शन में यूटिलाइज होंगी, तो ये नोबल गैसेस हैं। अब इन नोबल गैसेस में आर्गन आयन, क्रिप्टॉन आयन, ये मोस्ट वाइडली यूज़ की जाती हैं फॉर द लेज़र एक्शन। आर्गन आयन और क्रिप्टॉन आयन, ये याद रखें, एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। लेकिन इनका ये है कि दे आर ऑपरेटेड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जब हम इनको ऑपरेट करते हैं तो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ना, ये आउटपुट के तौर पे देंगी। अब अल्ट्रा वायलेट लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब यूवी फोटॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं तो लार्ज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा। तो इस लार्ज हीटिंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर जब आयोनाइज गैस कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो कूलिंग सिस्टम आपको चाहिए होगा, कूलिंग अरेंजमेंट चाहिए होगी, ताकि उस हीट को क्या किया जा सके, कंपनसेट किया जा सके, जो कि हीलियम नियॉन के केस में एज सच दिखाई नहीं दे रहा था जो है। तो एक डिफरेंस ये आ गया। अब ये आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई सेरेमनी होती है किसी इवेंट की, एशियन गेम की, ओलंपिक्स गेम की, या वर्ल्ड कप कोई स्टार्ट होता है, तो उसमें लेज़र शो किया जाता है। डार्कनेस बना के आपको डिफरेंट ट्रैक, देखें फाइन नैरो बीम मिलते हैं ना, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर के, और वो डिफरेंट किस्म की इमेजेस ग्राउंड के ऊपर बनती हैं। तो ये जो यूवी फोटॉन है, कहता है कि दे प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ कलर, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड इन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़। यानी इन शोज़ में इसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल। तो ये में जब हम लोग आयोनाइज लेज़र की कोई टाइप स्टडी करेंगे, वहाँ आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है, इसके अंदर जो वर्किंग मैकेनिज़्म है वो क्या होता है। यहाँ तो हम जनरल डिस्क्रिप्शन स्टडी कर रहे हैं सॉलिड की निस्बत की, ये कैसे डिफरेंट होती हैं। थर्ड वन आती है मॉलिक्यूलर लेज़र्स। अब मॉलिक्यूलर लेज़र में देखें कम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ होंगी,
कम्बिनेशन ऑफ ऐसी गैसेस जिनमें गैस के एटम जो हैं एक से ज़्यादा एटॉमिक फॉर्म, जैसे आप लोग देखें CO2, कार्बन और ऑक्सीजन भी आ गया, CO2 गैस। इसी तरह आपके पास CH4, इसी तरह कोई भी गैस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जब हम उससे लेज़र एक्शन लेंगे तो पहले दो की निस्बत डिफरेंस क्या आएगा, तो तवज्जो देनी है। जब गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगी, लेट्स सपोज याद रख लो एक मॉलिक्यूल्स है गैस का, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होंगे ना, सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स होंगे। आपने एक एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट E2 में लेके गए हैं, ठीक है, एक एटम मॉलिक्यूल में मौजूद एक एटम के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट E1 से E2 में लेके गए हैं। अब E2 के अंदर सब एनर्जी लेवल्स हैं। लेट्स सपोज वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से E2 में S सब शेल के अंदर आया है, लेकिन उसी गैस में, उसी मॉलिक्यूल में जो दूसरा एटम होगा, माइट भी उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में आए, लेकिन वो S की बजाय P सब शेल में आ जाए या D सब शेल में आ जाए। तो इस तरह सब एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। और मॉलिक्यूल्स याद रख लो वो वाइब्रेट भी करता है और रोटेट भी करता है। तो जो आपने सिंगल न्यूट्रल गैस एटम से लेज़र लाइट ली थी डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसमें सिंगल ट्रांजिशन थी। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स आएगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स होंगे, डिफरेंट मोड्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स, रोटेशनल एनर्जी स्टेट। तो अब आपको वाइब्रेशन पैटर्न की वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलेंगी और रोटेशनल पैटर्न की वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलेंगी। तो यूं मॉलिक्यूलर गैस में ये होगा कि जब आप आउटपुट के तौर पे गेन प्रोफाइल लेज़र से लेंगे तो वो नैरो या वेल डिफाइंड बीम नहीं होगा, बल्कि उस स्पेक्ट्रल लाइन में कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मर्ज की ही होंगी, ओवरलैप की ही होंगी, डिफ्यूज़ की होंगी। तो एज ए रिजल्ट वो क्या बना देंगी, बैंड बना देगी। ये बैंड सॉलिड स्टेट के बैंड से थोड़ा डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें ये बैंड क्यों आया है, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू A और B। तो ये मैंने कल आपको ट्यूनेबल सॉलिड स्टेट लेज़र में भी बताया था कि ट्यूनेबल सॉलिड स्टेट लेज़र में जो मुख्तलिफ मल्टी वेवलेंथ मिली हैं बिकॉज ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो गैसेस में भी ये हमें मिलेंगी जो है। तो वो हम फिर देखेंगे कि कौन सी गैस जो है ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन थी। तो इस फिगर को आप अपने जहन में रखें। डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर कम्बिनेशन ऑफ गैसेज हैं और एंड पॉइंट पे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड को हम पोटेंशियल सोर्स, वोल्टेज सोर्स से अटैच करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का फिनोमेना होता है। और एंड पॉइंट पे मिरर है, 100% रिफ्लेक्टेड मिरर और पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर। तो पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर से आउटपुट के तौर पे आपको लेज़र लाइट मिलती है। ये डिफरेंस आ जाता है गैसेस में। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टाइप ऑफ गैस लेज़र हीलियम नियॉन को स्टडी करेंगे।